चलिए, जैसा कि हम लोगों को पता, हम लोग जो फिजिक्स के पार्ट 2 का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा गोलीय दर्पण। इसमें हम लोगों ने कहाँ तक हेडिंग पढ़ ली थी? हमारी कल तक हेडिंग हो गई थी प्रकाश की उत्क्रमणीयता और उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। दोनों हेडिंग हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी क्रांतिक कोण। ठीक है, हमारी हेडिंग कौन सी हो जाएगी? हेडिंग हो जाएगी हमारी क्रांतिक कोण। इंग्लिश क्या हो जाएगा? क्रिटिकल, CRICTAL, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, हेडिंग क्या हो गई हमारी? आज की हेडिंग हो जाएगी क्रांतिक कोण। और इसमें लिखिए हेडिंग क्या बनाएंगे? क्रांतिक कोण। तो लिखिए सभी लोग हेडिंग क्रांतिक कोण। ठीक है, समझ लेते हैं क्रांतिक कोण क्या है। हमको पता है, हमको क्या पता है जी? जब प्रकाश किरण जो होगी, ठीक है, ये हमारा अभिलंब होता है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अभिलंब। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? अभिलंब। जब प्रकाश किरण जो होगी, ठीक है, क्या होगी? कौन से माध्यम से? ये हो जाएगा माध्यम 1। ठीक है, ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? ये माध्यम 1 हो जाएगा और ये माध्यम हो जाएगा 2। ठीक है, माध्यम 2, या इसको कर लीजिए माध्यम 1 विरल। ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल। और ये माध्यम 2 हो जाएगा। इसको माध्यम 2 बनाइए। इस माध्यम को क्या पाएंगे? सघन माध्यम। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ठीक है, जब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण आई बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमको पता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। प्रकाश किरण को जाना तो ऐसे था, लेकिन वह जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। उसको जाना तो ऐसे था, लेकिन गई वह ऐसे। ठीक है, वह गई ऐसे। ठीक है, क्यों? कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। और अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसे हम कौन सा कोण बोलेंगे? ये कौन सी किरण थी? आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाए उसे कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, उसे कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण। और इसे कौन सा कोण बोलेंगे? अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे अपवर्तन कोण R बोलते हैं। ठीक है, तो जब क्या होता है? जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो क्रांतिक कोण क्या है? ये जो आपतन कोण है, इसके मान को बढ़ाते जाओ। इसके मान को क्या करोगे? बढ़ाते जाओ तो R का मान ऊपर की तरफ चलता जाएगा, यानी I के मान को बढ़ाने पर R का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, I के मान को बढ़ाने पर R का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि R कितने अंश पर चला जाएगा? R इसी रेखा पर, जो सीमा पृष्ठ है उसी पर चला जाएगा, यानी इसके साथ कितने अंश के कोण पर हो जाएगा? 90 अंश के। क्यों? कि यह अभिलंब था किस पर? सीमा पृष्ठ पर। ये हमारा क्या है? ये हमारा हो जाएगा सीमा पृष्ठ। ठीक है, तो अगर हम I के मान को बढ़ाते जाएंगे तो R का मान एक समय ऐसा आएगा किसी सीमा पृष्ठ पर, यानी इस अभिलंब के साथ 90 अंश के कोण पर चला जाएगा। जिस कोण पर, ठीक है, I के जिस मान पर R का मान 90 अंश होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण बोलेंगे। उसे कौन सा कोण बोलेंगे? क्रांतिक कोण। देखिए कौन सी स्थिति बता रहे हैं, ये ध्यान रखिए, ये माध्यम है, यहां पे लिख देते हैं इसको। ये हो जाएगा माध्यम 1, जिसे कौन सा माध्यम बोल रहे थे? विरल माध्यम बोल रहे थे। ठीक है, तो क्रांतिक कोण का अगर हमको चित्र देखना होगा तो पहले देख लेते हैं क्या है, फिर लिख लेंगे परिभाषा को। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अभिलंब। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अभिलंब। अगर हम I के मान को बढ़ा दें, अभी देख रहे हैं I का मान कम है, यहाँ पे I का मान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो R जो होगा एक समय या बढ़ता हुआ यहाँ पर चला जाएगा। R बढ़ता हुआ इस जगह चला गया, यहाँ पे पहुंच गया क्या? R। ये कोण कितने अंश हो गया? R बराबर 90 अंश हो गया। R बराबर कितने अंश हो गया? 90 अंश। इस समय जो I है इसी को क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। इसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, C। ठीक है, I किसके बराबर हो जाएगा? C के। कब? जब R का मान 90 अंश, या जब कहिए I बराबर C होगा तो R का मान कितने अंश हो जाएगा? 90 अंश। इसी कोण को हम कौन सा कोण बोलेंगे? क्रांतिक कोण। कौन से कोण को? जिस कोण पर आपतन कोण जो है, जिस कोण पर जो है आपतन कोण के जिस मान पर R का मान 90 अंश हुआ है उसे ही कौन सा कोण बोल रहे हैं? उसे ही हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। उसे कौन सा कोण बोलेंगे? क्रांतिक कोण। तो चलिए परिभाषा लिखिए, हेडिंग बनाइए क्रांतिक कोण और उसमें परिभाषा लिखिए। हेडिंग क्या बनाए हैं? हेडिंग है हमारा क्रांतिक कोण और उसमें परिभाषा लिखिए। लिखो, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो
जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ये माध्यम कौन सा है, ये माध्यम है सघन, ठीक है, ये कौन सा माध्यम है, सघन, और ये माध्यम कौन सा है, विरल। सघन से कहां जा रही है प्रकाश, विरल में। तो लिखिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है, अभिलंब से दूर हटती है, अर्थात विरल माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अर्थात विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान, अर्थात विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान सघन माध्यम में आपतन कोण से अधिक होता है, अर्थात विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान सघन माध्यम में आपतन कोण के मान से अधिक होता है, या आपतन कोण से अधिक होता है, ठीक है, आपतन कोण से अधिक होता है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं तो, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। हो गया, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है तथा, लिखें, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है तथा आपतन कोण के एक विशेष मान पर, तथा आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण, तथा आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण 90 अंश अर्थात समकोण हो जाता है। आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण 90 अंश अर्थात समकोण हो जाता है, ठीक है, समकोण हो जाता है, वगैरह। अब लाइन छोड़ के चाहे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है, छोटी परिभाषा होगी उसको लिखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए और उसमें परिभाषा लिखिए। लिखिए, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, डबल इन्वर्टेड कॉमा में परिभाषा लिखिए क्रांतिक कोण की। लिखिए, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो क्रांतिक कोण कहलाता है। जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित कर रहे हैं? इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। चित्र बना लेंगे ये, है ना। ये वाला चित्र हो जाएगा किसका? क्रांतिक कोण का। ये दूसरा चित्र हम क्या करेंगे? बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरा चित्र बनाएंगे तो परिभाषा क्या लिखिए? सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। किससे प्रदर्शन है? C से, ठीक है। क्रांतिक कोण किसके प्रदर्शित कर रहे हैं? C से, ठीक है। तो ये चित्र बनाएंगे इसका, क्रांतिक कोण का। चित्र बना लो इसको, ठीक है। ये चित्र बनाओ और फिर लिखो अपवर्तनांक तथा, ये चित्र हो गया ना सबका। हेडिंग क्या बनाएंगे? अगली हेडिंग बनाओ अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, ठीक है। अपवर्तनांक तथा
अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। हेडिंग बनाइए सभी लोग, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, यानी हमको संबंध चाहिए होगा किसमें, n और c में। ठीक है, अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, n से, क्रांतिक कोण को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, c से। तो हमको संबंध किसमें चाहिए, n और c में। तो हेडिंग क्या बनाए, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। चलिए लिखिए इसमें, हेडिंग बनाइए अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, और इसमें लिखिए यदि विरल माध्यम को एक तथा, यदि विरल माध्यम को एक तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए तो, यदि विरल माध्यम को एक तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए तो, सघन माध्यम को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, सघन माध्यम को 2 से और विरल माध्यम को 1 से, है ना। यदि सघन विरल माध्यम को 1 तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए तो क्या हो जाएगा, स्नेल के नियमानुसार किया जाए तो, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार क्या होगा, प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही थी, सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जा रही है। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, सघन माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, है ना, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो किसके सापेक्ष है, सघन माध्यम के। सघन माध्यम को किससे प्रदर्शित कर रहे थे, 2 से। जिसके सापेक्ष होगा उसको पहले लिखेंगे, जिसका होगा, किसका है, विरल माध्यम का। विरल माध्यम को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, 1 से। तो जिसके सापेक्ष होगा उसको जो है पहले लिखेंगे, जिसका होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2n1, क्या हो जाएगा, 2n1। स्नेल का नियम क्या कहता था, sin i बटे sin r बराबर n के। ठीक है, स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम है sin i बटे sin r बराबर किसके, 1n2। 1n2 को n भी बोलते हैं, और n को और क्या कहते हैं, n2 बटे n1। इसको क्या बोलते हैं, n2 बटे n1। ये ध्यान रखिए, n बराबर भी क्या होता है, n2 बटे n1 होता है। ठीक है, इस चीज को हमको आगे जरूरत है, तो इसको ध्यान रखेंगे, स्नेल का नियम है। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 बराबर किसके हो जाएगा, 2n1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा sin i और बटे sin r, है ना, sin i बटे sin r। अब लिखेंगे जब क्या होगा, आपतन कोण किसके बराबर है, क्रांतिक कोण के। I किसके बराबर है, C के। I किसके बराबर था, C। I क्या था, आपतन कोण। C क्या था, क्रांतिक कोण। तो क्या लिखेंगे, जब आपतन कोण, जब आपतन कोण I बराबर किसके हो जाएगा, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा, क्रांतिक कोण C के बराबर हो जाएगा, है ना। आपतन कोण किसके बराबर होगा, क्रांतिक कोण C के बराबर हो जाएगा। तब क्या होगा, तब अपवर्तन कोण कितने अंश आएगा, तब अपवर्तन कोण हो जाएगा R बराबर कितने अंश, R बराबर 90 अंश। अपवर्तन कोण कितने अंश हो गया जी, 90 अंश हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 2n1 बराबर, ठीक है, I किसके बराबर था, I बराबर है C के। तो हम I की जगह क्या लिखेंगे, sin C, और फिर क्या हो जाएगा, sin R की जगह कितने अंश, 90 अंश। ठीक है, R की जगह कितने अंश, 90 अंश। तो 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, sin C, और sin 90 अंश का मान कितना हो गया, sin 90 अंश का मान हो गया 1। अब हमको क्या पता था, ठीक है, मिटाते हैं, क्या पता है जी हमको, हमको पता है 2n1 को हम क्या लिख सकते हैं, बताया गया था दूसरा बटे पहला लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, n1 बटे n2 लिखेंगे। n1 बटे क्या लिखेंगे, n2। लेकिन हमको क्या लिखना है, हमको तो n लिखना है ना, हमको क्या पता है, चूंकि 1n2 बराबर क्या होता है, n2 बटे n1, और बराबर किसके होगा, n के। और 2n1 किसके बराबर था, 2n1 किसके बराबर है, n1 बटे n2 के बराबर है। ठीक है, तो ध्यान दो, अब n2 बटे n1 अगर n के बराबर है तो n1 बटे n2 किसके बराबर होगा, n1 बटे n2 बराबर 1 बटे n हो जाएगा कि नहीं,
होगा ना। हमको पता है n2 बटे n1 अगर n के बराबर है तो n1 बटे n2 क्या हो जाएगा, भिन्न को उल्टा कर दो दोनों तरफ, भिन्न को क्या करोगे, दोनों तरफ उल्टा कर दोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, n1 बटे n2 बराबर किसके, 1 बटे n के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n1 बटे n2 को क्या लिख रहे हैं, 1 बटे n, और 2n1 को क्या लिख रहे हैं, n1 बटे n2। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2n1 की जगह लिख सकते हैं n1 बटे n2, और बराबर हो जाएगा इधर कितना, इधर हो जाएगा तुम्हारा साइन c बटे 1। n1 बटे n2 को हम क्या लिखेंगे, 1 बटे n बराबर किसके हो जाएगा, साइन c बटे 1। भिन्न बदलने पर n को हमको चाहिए ऊपर, ठीक है, n कहाँ चाहिए, ऊपर, ठीक है। तो क्या लिखोगे, भिन्न बदलने पर, ठीक है, भिन्न बदलने पर कितना हो जाएगा, भिन्न बदल जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन c। n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया हमारा 1 बटे साइन c। यही किसका, किसमें संबंध हो गया, अपवर्तनांक n और क्रांतिक कोण c में संबंध हो गया, ठीक है। यह संबंध किसमें हो गया, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध हो गया, ठीक है। तो सभी लोग इसको क्या करेंगे, इसको कर लेंगे, किसमें किसमें संबंध था, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है ये, ठीक है। तो सभी लोग इसको उतारिए। ये अपवर्तनांक और किसमें संबंध है, क्रांतिक कोण में संबंध है, ठीक है। तो अब एक इसके बाद इंडिकेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक इंडिकेट लिखिए, इसके बाद इंडिकेट लिखिए। बताइए किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। कल एक कांची का सूत्र बताए थे, ठीक है। कांची का सूत्र क्या था, n बराबर सूत्र था a प्लस b बटे लेमडा स्क्वायर, ठीक है। कांची का एक सूत्र है क्या, अपवर्तनांक जो है व्युत्क्रमानुपाती है तरंगदैर्ध्य के। अपवर्तनांक किसके व्युत्क्रमानुपाती है, अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती है तरंगदैर्ध्य के, बताए थे, है ना। तो अब ध्यान रखिए, तरंगदैर्ध्य किसकी ज्यादा होती है, दृश्य प्रकाश में तरंगदैर्ध्य बताए थे, सबसे ज्यादा लाल रंग की होगी कितनी, 7800, और बैगनी रंग की कितनी होगी, 3900, ठीक है। तो जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा, उसका अपवर्तनांक कम होगा, ठीक है। तो लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा, लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम, और बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो क्रांतिक कोण में आओ, अब हमको पता है तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है n, और साइन c किसके व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पे 1 बटे n चला जाएगा, इन स्थानों का विनिमय करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन c बराबर 1 बटे n आएगा। तो क्या देख रहे हैं, जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा है उसका अपवर्तनांक कम है, और जिसका अपवर्तनांक कम है उसका जो है क्रांतिक कोण ज्यादा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी थी, लाल रंग की, तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए लाल रंग का क्रांतिक कोण सर्वाधिक है, ठीक है। आ रहा है समझ में, तरंगदैर्ध्य जिसकी ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका क्रांतिक कोण ज्यादा होगा, या ये सीधा कहिए, जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा उसकी क्रांतिक कोण अधिक, जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा उसका क्रांतिक कोण अधिक, क्यों, जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका क्रांतिक कोण अधिक होगा, ठीक है। तो इंडिकेट करके लिखिए, लिखिए इंडिकेट करके, लिखो, लिखिए, चूंकि लाल रंग का अपवर्तनांक, चूंकि लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम, चूंकि लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, चूंकि लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, अतः चूंकि लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, अतः क्रांतिक कोण का मान, अतः क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम, अतः क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है, अतः क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है, ठीक है। लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है, ये इंडिकेट महत्वपूर्ण है ना, ये इंडिकेट क्या है, महत्वपूर्ण है। तो अगली हेडिंग क्या बनाओगे, ये तो हो गया हमारा क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध हो गया, किसके लिए क्रांतिक कोण अधिक होगा ये भी हो गया दृश्य प्रकाश में, ठीक है। बाकी सबका जो है इन्हीं के मध्य होता है, बैगनी और लाल के
मध्य हो जाएगा। ठीक है, अगली हेडिंग क्या बनाओगे? अगली हेडिंग बनाइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सभी लोग हेडिंग बनाओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिखिए हेडिंग। हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंग्लिश क्या हो जाएगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हेडिंग क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। अभी हम क्या देख रहे थे? अभी हम देख रहे थे यदि क्रांतिक कोण, ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो, आपतन कोण का मान किसके बराबर हो? क्रांतिक कोण के, तो आर का मान कितने अंश हो जाएगा? आर का मान 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, यदि आई जो है किसके बराबर है? यदि आई सी के बराबर है, आपतन कोण किसके बराबर हो गया? आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो गया, तो आर का मान कितने अंश आया था? आर का मान हमारा 90 अंश हो गया था ना। आर का मान कितने अंश हो गया? 90 अंश। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमको समझना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जो आई का मान है, आई का मान सी से अधिक कर दो। मतलब अभी आई किसके बराबर था? सी के, तो आर बराबर कितने अंश था? 90 अंश। आर किसके था? 90 अंश के बराबर था। अब आई का जो मान है सी के मान से बड़ा कर दो। आई का मान किससे बड़ा कर दो? क्रांतिक कोण से अधिक कर दो। तो अब क्या होगा? अब जो आर का मान है 90 तो हो चुका, अब 90 से बढ़ना शुरू होगा तो इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक है, अब आर तो 90 पहले ही हो चुका था, अब क्या होगा? आर जो है इधर चला गया। ठीक है, रेखा कहां चली गई? उसी माध्यम में वापस लौट गई। इसी घटना को हम क्या बोल रहे हैं? इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? यदि हम सघन माध्यम में जो है आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से अधिक कर दें तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं? इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसको, हेडिंग बनाइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम है? सघन। ठीक है, ये कौन सा माध्यम है? ये है विरल माध्यम, है ना, विरल माध्यम। ये घटना कौन सी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ठीक है, कौन सी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। तो हेडिंग बनाइए सभी लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिखिए इसमें, लिखिए यदि, हेडिंग बनाइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिखिए इसमें यदि सघन माध्यम में, हेडिंग क्या बनाओगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसमें लिखिए यदि सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो क्या? सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में, यदि सघन माध्यम में क्रांतिक कोण के मान को आपतन कोण से अधिक कर दिया जाए तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है। संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है। हो गया? संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो लिखेंगे संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है। लिखो प्रकाश के उसी माध्यम में, प्रकाश के उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को, प्रकाश के उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को, ठीक है, प्रकाश के उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते
है, चित्र ये वाला और बनाएंगे, ठीक है। ये वाला चित्र जो है बना लेंगे सभी लोग। ये किसका चित्र है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा अभिलंब। ये क्या हो जाएगा? हमारा सीमा पृष्ठ हो जाएगा। कौन सा पृष्ठ हो गया? ये हो गया हमारा सीमा पृष्ठ, ठीक है। तो ये हो गया अभिलंब। ये सघन माध्यम से प्रकाश आ रहा था, किस माध्यम में? विरल माध्यम में, ठीक है। और ये संपूर्ण प्रकाश क्या हो गया? उसी माध्यम में वापस लौट गया, ठीक है। तो ये घटना कौन सी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सभी लोग इसका चित्र बना लेंगे। किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का चित्र बनाइए और अगली हेडिंग बनाइए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें, अगर हेडिंग बनाइए, इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछा गया था 2 नंबर में, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और उसकी 2 शर्तें लिखिए, ठीक है। तो हेडिंग क्या बनाएंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें। इंपॉर्टेंट हेडिंग करेंगे उसको, हेडिंग बनाइए और फिर आगे लिखिए। हेडिंग बनाइए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें। अब लिखिए इसमें, देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें निम्न हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें निम्न हैं, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें निम्न हैं। पहली शर्त क्या देख रहे हैं? प्रकाश किरण कहां से कहां जानी चाहिए? सघन से विरल में जानी चाहिए। क्यों? अगर सघन से विरल में नहीं जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब से दूर नहीं हटेगी, अभिलंब के पास आएगी, ठीक है। तो कैसे लौटेगा? उसी माध्यम में नहीं लौट पाएगा, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा? आवश्यक शर्त, प्रकाश किरण सघन से कहां जाना चाहिए? विरल में, ठीक है। प्रकाश किरण को सघन से विरल में माध्यम में जाना चाहिए। तो पहला नंबर लिखिए, आवश्यक शर्त में पहला नंबर लिखिए, देखिए, प्रकाश किरण सघन माध्यम से, प्रकाश किरण सघन माध्यम से, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर संचरित होना चाहिए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर संचरित होना चाहिए, ठीक है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर संचरित होना चाहिए वगैरह। सघन माध्यम से कहां जाना चाहिए? विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर क्या होगा? एक तो हो गया सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए प्रकाश किरण को, और दूसरा नंबर क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर क्या देख रहे हैं? आपतन कोण का मान किसके मान से अधिक होना चाहिए? क्रांतिक कोण के। अगर क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो 90 अंश पर ही रहेगा, ठीक है। हमको आंतरिक परावर्तन घटना करानी, वापस उसी माध्यम में लौटाना है। तो आपतन कोण का मान किसके मान से अधिक होना चाहिए? क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो लिखिए, देखिए, प्रकाश किरण का आपतन कोण, प्रकाश किरण का आपतन कोण, प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है। प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं। क्या क्या? पहला, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान किसके मान से अधिक होना चाहिए? क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो अनुप्रयोग है, ठीक है। पूछा नहीं जाएगा, ये 10 का सिलेबस है, ठीक है। तो हम केवल 1-2 कर लेंगे, बाकी आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। हेडिंग बता देंगे, आप लोग अपने से पढ़ लेंगे। फालतू में यहाँ पे समय गंवाने का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। तो पहला नंबर हम पहले हेडिंग लिख ले देते हैं, कौन कौन सा अनुप्रयोग है। तो पहला हो जाएगा हीरे का चमकना, ठीक है। पहला नंबर क्या हो जाएगा? हीरे का चमकना। दूसरा नंबर उपयोग में क्या आएगा? दूसरा नंबर क्या आ जाएगा जी? रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ठीक है। तीसरा नंबर, ये तो गर्म रेगिस्तान में है, ठीक है, जहां पे ऐसे रेगिस्तान जहां पे जो रेगिस्तान किसे बोलते हैं? जहां पे बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होगी, वहां पे उस घटना, वहां पे जो है उसको हम रेगिस्तान बोलेंगे। जहां पे भी बारिश कहां से कम होगी? 25 सेमी से कम होगी, उसे क्या बोला जाएगा? रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना फिर हो जाएगा ठंडे रेगिस्तान में,
ठीक है, जरूरी नहीं है कि रेगिस्तान हमेशा गर्म हो। ठीक है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गर्म सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा का। ठीक है, कहाँ है? अफ्रीका में। भारत में कौन सा रेगिस्तान है? थार का मरुस्थल है। ठीक है, कौन सा मरुस्थल है जी? थार का। रेगिस्तान को मरुस्थल भी कहा जाता है। गर्म सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा का। ठंडा क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ठंडे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। ये सब हेडिंग है जो बुक में दिया है, आप लोग अपने से पढ़ लेंगे। ठंडे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। ठीक है, ठंडे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, है ना? ठंडे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये सब किस घटना पर आधारित है? ये सब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। ठीक है, किसकी घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है? प्रकाशिक तंतु। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु, ये पूछा जा सकता है प्रकाशिक तंतु में जो है प्रकाश का परावर्तन किस घटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। हेडिंग क्या हो जाएगा? प्रकाशिक तंतु। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर, है ना? ऑप्टिकल क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा, है ना? इसमें क्या होता है देखते हैं। गांव में क्या कर रहे हैं? इंटरनेट कनेक्शन को बिछाने के लिए जो है गांव में जमीन के नीचे जो है केबल डाला जा रहा है और उसमें से क्या आ जाएगा? उससे इंटरनेट आएगा। तो अब इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, क्या पहुंचाने की घटना है? वाईफाई कहिए या नेट, इंटरनेट पहुंचाने की घटना है। ठीक है, जिसके माध्यम से हो रही है वह क्या है? प्रकाशिक तंतु है। और प्रकाशिक तंतु में कौन सी घटना को करा रहे हैं? प्रकाशिक तंतु में जो हम प्रकाश की परावर्तन की घटना को, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को करा रहे हैं। ठीक है, तो हम दो चीजों को पढ़ लेंगे। एक तो आप दो चीजें आप घर से पढ़ लीजिएगा, ये वाला और ये। ठीक है, हीरे का चमकना और ऑप्टिकल फाइबर हम दो करेंगे। ठीक है, कौन सा करेंगे? दो, हीरे का चमकना और प्रकाशिक तंतु। ठीक है, हीरा कैसे चमकता है? हीरे की चमक जो है उसकी कटाई पर निर्भर है। ठीक है, हीरे की चमक उसकी कटाई पर है। और विश्व का जो है अधिकतम जो हीरे की कटाई कहाँ की जाती है? भारत में। किस जगह? सूरत जो है विश्व में हीरे की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सूरत जो है विश्व में हीरे की कटाई के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। हीरा जो है किसके कारण चमकदार होता है? अपनी कटाई के कारण। क्यों? क्योंकि हीरे में प्रकाश तो प्रवेश कर गया लेकिन हीरे से प्रकाश बाहर नहीं आ पाया। वहीं पे लगातार क्या हो रहा है? लगातार परावर्तित हो रहा है, लगातार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, इसलिए हीरा क्या हो गया? चमकदार हो गया। ठीक है, अब हीरा मान लो इस तरह काटा जाता है कि इसमें प्रकाश तो प्रवेश कर जाएगा लेकिन इससे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता। यह प्रकाश लगातार सतहों से क्या होता रहेगा? परावर्तित होता रहेगा, जिस कारण हीरा क्या हो गया? चमकदार हो गया। ठीक है, तो हेडिंग क्या बनाएंगे? हीरे का चमकना, है ना? हेडिंग बनाइए हीरे का चमकना। लिखिए इसमें हेडिंग क्या है? हीरे का चमकना। लिखो हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक, अपवर्तनांक n। ठीक है, हेडिंग क्या बना रहे हैं? हीरे का चमकना। और इसमें लिखिए हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक, हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक। कोष्टक में 2.42 हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक, कोष्टक में 2.42 तथा क्रांतिक कोण बहुत कम। हमको पता है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध n बराबर 1/n बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin c। ठीक है, n बराबर क्या होता है? 1/sin c। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण कम होगा। तो कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक ज्यादा है, क्रांतिक कोण कम हो जाएगा। तो लिखिए इसमें क्या लिख रहे थे? हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42 तथा क्रांतिक कोण बहुत छोटा, तथा क्रांतिक कोण बहुत छोटा। कोष्टक में 24.4 डिग्री होता है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक, कोष्टक में 2.42 तथा क्रांतिक कोण बहुत छोटा है, कोष्टक में 24.4 लिखिए होता है। कोष्टक बंद कर देंगे 24.4 लिखकर होता है। आगे लिखिए हीरे के फलकों को इस प्रकार से काटा जाता है कि, हीरे के फलकों को इस प्रकार से काटा जाता है कि जब किसी पृष्ठ से, हीरे के फलकों को इस प्रकार से काटा जाता है कि जब किसी पृष्ठ से प्रकाश प्रवेश कर हीरे के अंदर, जब किसी पृष्ठ से प्रकाश प्रवेश कर हीरे के अंदर किसी पृष्ठ से टकराता है, तो प्रकाश प्रवेश कर हीरे के अंदर किसी पृष्ठ से टकराता है तो
उसका आपतन कोण, प्रकाश प्रवेश कर किसी पृष्ठ से टकराता है तो उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश, उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता है, जिसके कारण प्रकाश हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता है। हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता है। हीरे के अंदर अनेक फलकों पर, हीरे के अंदर अनेक फलकों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण, हीरे के अंदर अनेक फलकों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण, हीरे के अंदर अनेक फलकों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। हीरे के अंदर अनेक फलकों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हीरा क्यों चमक रहा है? हीरे की कटाई इस प्रकार की जाएगी, इसमें जो है क्या प्रवेश कर जाएगा? प्रकाश। ठीक है, प्रकाश प्रवेश कर गया। प्रकाश तभी निकल पाएगा जब प्रकाश के आपतन कोण का मान किससे अधिक हो? आपतन कोण का जो मान होगा, आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से अधिक होगा तभी तो प्रकाश बाहर निकल पाएगा। ठीक है, आपतन कोण का क्रांतिक कोण से कम होना चाहिए। आपतन कोण का हमको अगर पता है, आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। कौन सी घटना होगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो हीरे में प्रकाश प्रवेश कर गया लेकिन निकल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपतन कोण का मान, प्रकाश तभी निकल पाएगा जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हो। ठीक है, अगर क्रांतिक कोण से अधिक हो रहा है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो हो क्या रहा है? हीरे में प्रकाश प्रवेश तो कर गया लेकिन उसके आपतन कोण का मान किससे अधिक हो गया? क्रांतिक कोण से अधिक हो गया, जिस कारण हीरे में से प्रकाश निकल नहीं पा रहा है। बार बार फलकों से क्या हो रहा है? लगातार टकरा रहा है और इस कारण हीरा कैसा हो गया? चमकदार। ठीक है, हीरा कैसा हो गया? चमकदार। प्रकाश से अगर प्रकाश जो है, जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होता तो प्रकाश निकल जाता। ठीक है, अगर क्रांतिक कोण से कम हो जाएगा तो हमको पता है, अभी देख क्या रहे थे, अगर आई जो है, आई सी से कम है, आई किससे कम है? सी से। तो अगर सी के बराबर होता, आई अगर सी के बराबर होता तो 90 अंश आता और सी से कम होता तो इस माध्यम में चला जाता। लेकिन देख क्या रहे हैं, आपतन कोण का मान किससे अधिक हो रहा है? क्रांतिक कोण से। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो हीरा, प्रकाश जो है इसी माध्यम में क्या हो गया? लौट गया। प्रकाश इसी माध्यम में क्या हो गया? लौट गया। ठीक है, इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसी कारण हीरा क्या हो रहा है? चमकदार हो रहा है। हीरा क्या हो रहा है? हीरा जो है चमकदार है। ठीक है, बाकी तो आप पढ़ के आइए रेगिस्तान में मरीचिका का वर्णन। ठीक है, यह आभास होता है कि जैसे रेगिस्तान में कोई पेड़ है और तालाब है, तालाब से जो है पेड़ का कैसा चित्र आ रहा है? उल्टा। लेकिन वास्तव में यह घटना होती नहीं है। इसी घटना को मृग मरीचिका कहते हैं। ठीक है, इसी घटना को रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। क्या कि लगता है कि कुछ दूर पर जो है पेड़ है और पेड़ के बगल में कोई तालाब है, तालाब से जो है पेड़ का उल्टा चित्र हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, लेकिन ऐसी घटना होती नहीं है। ठीक है, ये घटना जो है केवल आभास है। ठीक है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। इसी घटना को क्या कहेंगे? रेगिस्तान में मरीचिका। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशित तंतु कॉल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे जो है हम जो है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से विभिन्न जो है स्थानों पर क्या कर रहे हैं? इंटरनेट कनेक्शन को जो है लागू कर